नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है आरक्षण हटाओ आंदोलन और द ओक ऑफ राइटियसनेस का सिद्धांत। आज हम सभी आरक्षण हटाओ आंदोलन के विषय में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही द ओक ऑफ राइटियसनेस का सिद्धांत भी समझेंगे, क्योंकि यह दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। आज जब भारतवर्ष में शिक्षा के विषय पर छात्र आंदोलित हुए, चारों तरफ अपने घरों, लॉजों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों से छात्र अच्छी शिक्षा, अच्छी परीक्षा व्यवस्था के लिए घरों से बाहर निकलकर जाति के मतभेद को भूलकर एकजुट होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और अपने अच्छी शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे थे, तभी अचानक से आरक्षण का चिन्ह प्रकट हो जाता है। और यह आरक्षण का चिन्ह कहीं और से प्रकट नहीं होता है, इसे बीजेपी द्वारा ही प्रकट किया जाता है। बीजेपी के तथाकथित चाणक्य अमित शाह जी आंदोलन के नैरेटिव को कुचलने के लिए, समाज में जो शिक्षा को लेकर नैरेटिव स्थापित हो गया कि शिक्षा के विषय पर बात करनी होगी, परीक्षा व्यवस्था के ऊपर बात करनी होगी, छात्र एकजुट होने लगे, जातियों का मतभेद भूल गए, तब इसको तोड़ने के लिए, नैरेटिव को समाप्त करने के लिए अमित शाह जी ने आरक्षण हटाओ आंदोलन नैरेटिव का प्रारंभ किया, जिसे बीजेपी ने आगे बढ़ाया। बीजेपी के छोटे कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ाया, छोटे स्तर के कार्यकर्ता बीजेपी के नैरेटिव को आगे बढ़ाए और उसके बाद उसे समाज में तेजी से फैलाया जाने लगा। उसके पश्चात अमित शाह जी के ही एक बहुत ही चहेते आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद जी, जो अच्छा कार्य करते हैं तो मैं उनकी तारीफ भी करता हूं, लेकिन यहां पर मैं उनकी तारीफ नहीं कर सकता, क्योंकि वह अमित शाह जी के निर्देशन पर कार्य करते हैं, उनके अच्छे संबंध है, ये सभी को मालूम है। वह बयानबाजी करने लगे कि आरक्षण हटाया गया तो हम चारों तरफ तूफान ला देंगे, हम चारों तरफ आग लगा बरसा देंगे, पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। चंद्रशेखर आजाद जी को यह समझना चाहिए कि उनके अंदर जितनी गर्मी है उतनी गर्मी हम प्रतिदिन मूत्र विसर्जन करके निकाल देते हैं, इसलिए गर्मी थोड़ा कम दिखाएं। उन्हें स्वयं के समाज, दलित समाज के विकास के बारे में कुछ नहीं मालूम है, वह सिर्फ दूसरे के नैरेटिव को मजबूत करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं और यह अत्यंत शर्म का विषय है। यह अमित शाह जी के नैरेटिव को बल देने के लिए आप उनका जवाब दे रहे हैं और अपना कैडर मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, वह कैडर जो दलित समुदाय से आता है, तो यह बिल्कुल गलत बात है। उत्तर प्रदेश में आप आकर सीटें पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो दलित मतदाता सरकार से खफा है उनका वोट बांटने का प्रयास करने वाले हैं, यह सभी को समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे दलित मित्र नहीं रहे हैं, हम बचपन से दलित मित्रों के साथ रहे हैं, मेरे दलित दोस्त ही थे। हरिजन बस्ती में मैं उठा हूं, बैठा हूं, उनके बर्तन में खाया हूं, खिचड़ी तीज त्योहार पर जाके उनके माता पिता के पैर भी छुआ हूं। बचपन से यह कार्य मैं करता रहा हूं। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मित्र का परिवार, उसके माता पिता हमारे माता पिता के समान होते हैं, और मेरा बहुत खास करीबी दलित मित्र था। एक नहीं, बहुत सारे मित्र थे। मेरा जीवन ही यादों बस्ती में और दलित बस्ती में गुजरा है। क्षत्रियों और ब्राह्मणों के बीच तो जवानी में रहा हूं और जब नौकरी कर रहा हूं तो उनसे मुलाकात हुई। तो हमको दलित की स्थिति बहुत अच्छे से मालूम है। आज भी मेरा मित्र जब जाता हूं तो कोई पंचर की दुकान खोल के बैठा है, तो कोई छोटी मोटी मेहनत मजदूरी का कार्य कर रहा है, और आज मैं इंजीनियर बन के बैठा हूं। अंतर कहां हुआ? अंतर यहां हुआ कि हमने शिक्षा ग्रहण की, अच्छे जगह पर शिक्षा को महत्व दिया, शिक्षा ग्रहण की, उन्हें शिक्षा नहीं मिला। क्या उनको आरक्षण का लाभ मिला है? अगर वो आरक्षण का लाभ उठा पाते तो आज वो हमसे अच्छे जगह पे होते, लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिला। तो आरक्षण के मुद्दे पर अगर दलित समुदाय के मुखिया और उनके नेता ना ही बोले तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये गर्मी किसी को मत दिखाएं, हम तो किसी को छेड़ते ही नहीं है। क्या मुख्यमंत्री, क्या प्रधानमंत्री, क्या मंत्री, नेता, विधायक, सांसद तो गर्मी दिखाने का प्रयास ना करें, और ये समझें कि जितनी गर्मी आपके भीतर है उतनी गर्मी हम प्रतिदिन मूत्र विसर्जन करके निकाल देते हैं, और हमारे अंदर आपसे 100 गुना अधिक गर्मी है, क्योंकि आप सिर्फ दलित समुदाय को बहकाने का कार्य कर रहे हैं, दलित समुदाय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। दलित समाज के लिए कार्य करने के लिए आपके पास कोई भी कार्य प्रणाली नहीं है, कोई भी रूपरेखा नहीं है। आरक्षण को सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि शिक्षा के नैरेटिव को तोड़ना है। शिक्षा के नैरेटिव के साथ परीक्षा व्यवस्था का जो नैरेटिव समाज में जन्म लिया है, जहां जातियों का मतभेद समाप्त हो रहा है, उस जातीय मतभेद को पुनः जन्म देना है, और आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं अपने बयानबाजी से। और यह बीजेपी के अमित शाह और सभी बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता मिलकर बयानबाजी कर रहे हैं ताकि छात्रों के विषय को कुचला जा सके, उनकी शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था पर आधारित मुद्दों को खत्म किया जा सके।
और ये माननीय चंद्रशेखर जी भी बहुत अच्छे से समझते होंगे, लेकिन वो अमित शाह जी के लिए इस नैरेटिव को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। और सभी लोग जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्या आरक्षण की वजह से हर व्यक्ति को लाभ मिलता है जो दलित समाज से आता है, जो पिछड़े समाज से आता है? क्या उसमें सुधार के लिए कोशिश किया गया है? ओबीसी में तो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर बना दिया गया है। दलित समुदाय में किस प्रकार का प्रावधान है? दलित समाज में ही कुछ लोग अमीर हो गए हैं, कुछ लोग गरीब हो गए हैं। हम यह मानते हैं कि आरक्षण इस आधार पर नहीं दिया गया कि किसी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है या कमजोर बनाना है या आर्थिक रूप से बराबर करना है। आरक्षण आर्थिक आधार पर हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। लेकिन सरकार ने ईडब्ल्यूएस लाया और हम इसके समर्थक नहीं है। ईडब्ल्यूएस के हम नहीं समर्थन करते हैं कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण देते हैं। 10% का आरक्षण जो मोदी जी ने प्रावधान किया है, ये चंद्रशेखर जी को ज्ञात होना चाहिए कि मैं इसका समर्थक नहीं हूं, क्योंकि मेरा मानना है और मैं मानता हूं कि आरक्षण दिया गया था उस समुदाय को जमीन से उठाने के लिए जो समुदाय सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ था, जो सामाजिक शोषण का शिकार हुआ था, उस समुदाय को उठाने का प्रयास था। और यह मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि इसे आर्थिक आधार पर लागू किया जाना चाहिए। लेकिन क्या उसी समाज में सभी लोगों को इसका लाभ मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। मेरे दोस्त को नहीं मिला। आज भी वो पंचर बनाता है, मजदूरी करता है, जिसके साथ मैं बैठा हूं, उठा हूं, खाया हूं, खेला हूं, कूदा हूं, बड़ा हुआ हूं, उसके मां बाप के पैर छुआ हूं। जब मैं आज खुद को इंजीनियर के रूप में देखता हूं और उसको एक मजदूर के रूप में देखता हूं तो मुझे कष्ट होता है। क्यों नहीं उसको आरक्षण का लाभ मिला? क्योंकि आरक्षण का लाभ कुछ लोग ही उठा रहे हैं। एक बार सरकारी नौकरी अगर मिल गई तो दोबारा सरकारी नौकरी मिलने वाले परिवार को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि आपको समाज अच्छे स्तर पर पहुंचा दिया। सर्वप्रथम तो लोगों की संख्या कम करनी चाहिए। दलित समाज में ही जिसको सरकारी नौकरी मिल गई, जो संवैधानिक पदों पर बैठ गया, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और जिस दिन यह कार्य होने लगेगा उस दिन अंतिम व्यक्ति तक आरक्षण का लाभ पहुंच जाएगा। लेकिन अंतिम व्यक्ति तक दलित समाज में भी आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। ओबीसी समाज का अंतिम व्यक्ति लाभ नहीं उठा पा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए वह नेतागण जिम्मेदार है जो आरक्षण के नाम पर हो हल्ला करते हैं, चाहे वो ओबीसी समाज के हैं, चाहे वो दलित समाज के नेता हैं। और बीजेपी का क्या है? वो अभी आके मीडिया में बैठकर बोलेगी कि हम आरक्षण कभी नहीं हटाएंगे। मोहन भागवत जी आके बोलेंगे आरक्षण कभी नहीं हटाएंगे, अमित शाह बोलेंगे, राहुल गांधी बोलेंगे, सब नेता बोलेंगे आरक्षण कभी नहीं हटाएंगे, क्योंकि आरक्षण के नाम पर राजनीति करनी है। शिक्षा के मुद्दे को समाप्त करना है और युवाओं को आपस में लड़ाना है। यह आरक्षण का मूल विषय है। आरक्षण का लाभ अंतिम व्यक्ति तक कहां पहुंच रहा है, इस पर कभी भी चंद्रशेखर जी चर्चा नहीं करेंगे। और यह बहुत शर्म का विषय है और हर नेतागण के लिए शर्म का विषय है कि भारत में आरक्षण के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति होती है। यह नहीं सोचा जाता है कि आरक्षण का जो मूल उद्देश्य था वो पूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें किस प्रकार का सुधार करना चाहिए। इसके साथ ही हम भारतीय जनता पार्टी को सावधान करना चाहेंगे कि अगर युवाओं को बांटने का प्रयास हुआ शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था के आधार पर, तो यह अच्छा नहीं होगा भारत के भविष्य के लिए। आप भारत के भविष्य को बर्बाद कर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो एंटी नैरेटिव के स्वरूप में आप आरक्षण हटाओ आंदोलन प्रारंभ किए हैं, जो आपके छोटे कार्यकर्ता आगे बढ़ा रहे हैं, इसको समाप्त कर दीजिए। और जो दूसरी तरफ से बयानवीर बयानबाजी कर रहे हैं, ये सब बयानबाजी करना बंद कर दीजिए। आप सभी के लिए उचित होगा, वरना आप सभी की पोल जनता के सामने खुल जाएगी और खुल रही है। और यही दलित समाज, ओबीसी समाज और आम जनता सब समझेंगे कि आप लोग की राजनीति कैसी, आप लोग कितने घृणित राजनीति करते हैं, कि आप शिक्षा जैसे पवित्र मुद्दे को, आप सभी परीक्षा व्यवस्था जैसे पवित्र मुद्दे को खत्म करने के लिए रणनीतिक रूप से एंटी नैरेटिव चला रहे हैं। आरक्षण हटाओ आंदोलन, आरक्षण बचाओ आंदोलन, और चारों तरफ से बयानबाजी हो रही है। यह मैं मानता हूं कि मनुस्मृति इसके लिए दोषी है। मैं मनुस्मृति को कभी भी उचित नहीं मानता हूं। यह मनुस्मृति का ही परिणाम है कि आज जाति व्यवस्था जन्म ली है। मनुस्मृति कर्म आधारित थी, लेकिन कर्म जब आसक्ति में बदल गया, तब छत्री का बेटा सोचा कि हम भी छत्री होंगे, तो बाप ने छत्री अपने बेटे को छत्री बनाया। ब्राह्मण के बच्चे को ब्राह्मण बनाया गया। यह कर्म से जाति में बदल गई, यह कर्म से वंश में बदली, वंश से जाति में बदल गई। और यह जाति व्यवस्था के कारण अनेकों वर्षों तक, अनगिनत वर्षों तक शूद्र समाज का शोषण हुआ, ओबीसी समाज का शोषण हुआ। और इसके लिए मनुस्मृति जिम्मेदार है। मैं मनुस्मृति को बिल्कुल सही नहीं मानता हूं, मैं इसका विरोध करता हूं। मैं मनु का समर्थक नहीं हूं। मनु की वजह से पूरी दुनिया में जो पाप नहीं हुआ वो भारतवर्ष में हुआ था, और उसके लिए मेरे पास समाधान है। आज के समय में मनुस्मृति और जाति व्यवस्था की जगह पर द ओक ऑफ राइटियसनेस की व्यवस्था होनी चाहिए। द ओक ऑफ राइटियसनेस की व्यवस्था वह व्यवस्था है जहां राजा का वृक्ष तैयार होता है। राजा का वृक्ष कुछ इस प्रकार तैयार होता है कि राजा के वृक्ष द ओक ऑफ राइटियसनेस में जो जड़ें होती हैं वो वर्किंग क्लास होता है। वर्किंग क्लास इन द सेंस जो टीचर्स हैं वो भी वर्किंग क्लास में आ जाते हैं,
जो कर्मचारी हैं, छोटे लेबर से लेके ब्यूरोक्रेटिक स्तर के कर्मचारी हैं, वो सभी वर्किंग क्लास में आ जाते हैं। जो धन लेकर काम करता है, सेवा देता है, शूद्र कर्म करता है, वह सभी जड़ हैं, द ओक ऑफ राइटियसनेस के वृक्ष की जड़ है। उसके बाद तना उद्योगपति हैं, जो उन जड़ों के आधार पर खड़े होते हैं। जब जड़ मजबूत होते हैं, जड़ को अच्छे से पोषित किया जाता है, जड़ के कष्टों का समाधान किया जाता है, जड़ को पूर्ण पोषण दिया जाता है, तभी अच्छा तना जन्म लेता है। तभी उद्योगपतियों का विकास होगा, जब कर्मचारियों को अच्छा पोषण दिया जाएगा, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा, उनके सुख दुख को समझा जाएगा, उनके कष्ट को समझा जाएगा, उनको मजबूती प्रदान किया जाएगा। जब तक वर्किंग क्लास मजबूत नहीं होगा, चाहे वो लेबर से लेकर ब्यूरोक्रेटिक स्तर की बात कर रहा हूं, तब तक उद्योगपति समाज मजबूती से खड़ा नहीं हो सकता है। और जब उद्योगपति समाज मजबूती से खड़ा होता है, तो उद्योगपति समाज धन का निवेश करता है। किसके लिए? नए नए रिसर्च के लिए, नए नए वैज्ञानिक खोजों के लिए, जो राष्ट्र के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। और वो जो खोज करते हैं, उन्हें पत्ती के स्वरूप में देखा जाता है। पेड़ की पत्ती, द ओक ऑफ राइटियसनेस के वृक्ष की पत्ती, और वो पत्ती होते हैं वैज्ञानिक, रिसर्चर्स, जो खोज करते हैं, राष्ट्र के भविष्य के लिए नए नए आविष्कार को जन्म देते हैं। और जब पत्तियां अच्छा भोजन बनाती हैं, अच्छा रिसर्च करती हैं, राष्ट्र का अच्छा निर्माण होता है, तो वहां फूल निकलते हैं। वो ज्ञान के पुष्प होते हैं, वो पुष्प ज्ञान के निकलते हैं, और उन पुष्पों को विद्वान बोला जाता है, जो किसी भी राष्ट्र के विद्वान होते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग होता है। वो द ओक ऑफ राइटियसनेस के वृक्ष के फूल हैं, जो उसकी शोभा को बढ़ाते हैं। और उसके पश्चात जब यह संपूर्ण ढांचा अच्छे से कार्य करता है, तो जो फल निकलता है द ओक ऑफ राइटियसनेस से, वह फल संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण राष्ट्र के लिए लाभदायक होता है। तो द ओक ऑफ राइटियसनेस के वृक्ष के आधार पर समाज को 4 वर्गों में बांटा जाता है। एक वर्किंग क्लास, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर, एक रिसर्च सेक्टर जिसमें विद्वान आते हैं, और एक जो होता है वह बुद्धिजीवी वर्ग। और यह सभी मिलकर राष्ट्र के लिए अच्छे फल को जन्म देते हैं। इस प्रकार राजा का वृक्ष जब तैयार हो जाता है, तो राष्ट्र के निर्माण होता है। और यह बहुत पुराना सिद्धांत है द ओक ऑफ राइटियसनेस का। और आज समाज में द ओक ऑफ राइटियसनेस के सिद्धांत की आवश्यकता है, राजा के वृक्ष के निर्माण की आवश्यकता है। आज मनुस्मृति की कोई आवश्यकता नहीं है, जो समाज को जातियों में बांट देता है, जो समाज को वंशों में बांट कर रखा हुआ है, जो युवा पीढ़ी को बांट दे रहा है, समाज को बांट दे रहा है। और इसी बांट डालो फूट डालो बांट कर फूट डालो और बांटो की नीति पर चलकर, अंग्रेजों की नीति पर चलकर आज के राजनीतिक दल उसका लाभ उठा रहे हैं और जनता को मूर्ख बना रहे हैं। जनता ना अपने मुद्दों के लिए लड़ रही है, जो आवश्यक मुद्दे हैं, ना युवा अपने आवश्यक मुद्दों के लिए लड़ रही है। वो आपस में ही लड़ने में व्यस्त हैं, और ये ऊपर पे कुर्सियों पे बैठे हुए लोग आनंद ले रहे हैं। इसीलिए आम जनमानस से आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि आप सभी उठिए, जागिए और जागृति को जन्म दीजिए। आरक्षण जैसे मुद्दे पर भ्रमित मत हो जाइए, क्योंकि आरक्षण सिर्फ और सिर्फ लड़ाने का विषय बन गया है। यह अंतिम व्यक्ति तक न्याय नहीं पहुंचा पा रहा है, क्योंकि इसमें सुधार नहीं हो रहा है। और मेरे मत आरक्षण के विषय पर स्पष्ट है। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।